नमस्कार। कहानी संसार में लीजिए सुनिए हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार अमृतलाल नागर की लिखी कहानी धर्म संकट। वाचन स्वर मेरा यानी अनुराग चौधरी का है। शाम का समय था। हम लोग प्रदेश, देश और विश्व की राजनीति पर लंबी चर्चा करने के बाद उस विषय से ऊब चुके थे। चाय बड़े मौके से आई, लेकिन उस ताजगी का सुख हम ठीक तरह से उठा भी न पाए थे कि नौकर ने आकर एक सादा बंद लिफाफा मेरे हाथ में रख दिया। मैंने खोलकर देखा। सामने वाले पड़ोसी राय बहादुर गिरिराज किशन यानी गिरिराज कृष्ण का पत्र था। कांपते हाथों से अनमिल अक्षरों और टेढ़ी पंक्तियों में लिखा था, माय डियर प्रताप, मैंने फुल्ली को आदेश दे रखा है कि मेरी मृत्यु के बाद यह पत्र तुम्हें फौरन पहुंचाया जाए। तुम मेरे अभिन्न मित्र के पुत्र हो, रमेश से अधिक सदा आज्ञाकारी रहे हो। मेरी निम्नलिखित 3 अंतिम इच्छाओं को पूरा करना। पहला है कि रमेश को तुरंत सूचना देना। मेरी आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब उसके हाथों मेरे अंतिम संस्कार होंगे। मैंने उसके साथ अन्याय किया है। दूसरा, फुल्ली को मैंने 5,000 रुपये दिए हैं और 5-500 रुपये बाकी चारों नौकरों को। नोट मेरे तकिए में रुई की परत के अंदर हैं। उसी में वसीयत और तिजोरी की चाबी भी है। घर में किसी को यह रहस्य नहीं मालूम। तकिया अब फौरन अपने कब्जे में कर लेना। घर के भंडार घर और संदूकों की चाबियां मेरी तिजोरी में हैं। रमेश के आने पर 5 पंचों के सामने उसे सौंप देना। तीसरा ये कि मैंने अपनी वसीयत में ये शर्त रखी है कि मेरी पत्नी अगर मुझे माफ़ कर दे, और गलत ही सही मगर जो पतिव्रत उस पर आन पड़ा है उसे साध कर रमेश को छोड़कर बाइज्जत यहाँ रहे, तो यह मकान और 10,000 रुपया उसे दिया जाए। लेकिन यह काम उसी हालत में होना चाहिए जबकि हम और तुम्हारे द्वारा नियुक्त मोहल्ले के 4 भले आदमी मेरी पत्नी की सच्चरित्रता के संबंध में आश्वस्त हो जाएं। पत्र पर 6 रोज पहले की तारीख पड़ी थी। मुझे ये समझने में देर न लगी कि राय बहादुर साहब गत हो चुके हैं। पत्र मैंने बड़े बाबू के सामने मेज पर रखा दिया। इंजीनियर साहब और प्रोफेसर साहब भी झुककर पढ़ने लगे। चाय बेमजा हो गई। हम सभी उठकर राय बहादुर साहब के यहाँ गए। उनका रोबीला चेहरा रोग और मानसिक चिंताओं से जर्जर होकर मृत्यु के बाद भी उनके अंतिम दिनों के असीम कष्टों का परिचय दे रहा था। मृत राय बहादुर के चेहरे को देखते हुए उनके साथ बीते इतने वर्षों की स्मृतियां मेरे मन में जाग उठीं। राय बहादुर बाबू गिरिराज किशन बीए उन हिंदुस्तानियों में से थे जिन्हें तकदीर की चूक के कारण इंग्लैंड में जन्म नहीं मिल पाया था। उनका रंग भी गोरा न था, बल्कि गेहुए से काले की ओर ही अधिक झुकता हुआ था। फिर भरसक उन्होंने अपने आप को अंग्रेज नुमा ही बनाए रखा। गरीब हिंदुस्तानियों पर अकड़ दिखाने में वे सदा अंग्रेजों से 4 जूते आगे रहे। कई हिंदीवादियों ने उनसे शुद्ध नाम गिरिराज कृष्ण रखने को कहा, मगर वे उन्हें मूर्ख बतलाकर गिरिराज ही बने रहे। राय बहादुर गिरिराज किशन के नाम से बीए जोड़ना भी नितांत आवश्यक था। सन 23 में राय बहादुर गिरिराज अपनी बिरादरी के राय साहब दीनानाथ की बदौलत इलाहाबाद में छोटे लाट के दफ्तर में भर्ती हुए थे। अपनी अंग्रेज परस्ती और हाई क्लास खुशामद के दम पर राय बहादुर ऊंची कुर्सियों पर चढ़ बैठे। स्वराज्य होने पर आंतरिक कष्ट भोगने के बावजूद 3 वर्षों तक स्वराजी अफसरों, नेताओं और मंत्रियों की भी बाअदब खुशामद की। गिरिराज बाबू इन लोगों के सामने जिस प्रकार खुद दुम हिलाते, उसी प्रकार अपने सामने अपने मातहतों को भी हिलवाते थे। आज़ादी के बाद भी दफ्तर में अपना भला चाहने वाला कोई बाबू उनके आगे हिंदी का एक शब्द नहीं बोल सकता था, और घर के लिए भी यही मशहूर था कि राय बहादुर की भैंस तक अंग्रेजी में ही डकारती। अगर कोई कसर थी तो सही कि लेडी गिरिराज के वास्ते अंग्रेजी का करिया अक्षर भी भैंस बराबर ही था। राय बहादुर गिरिराज पहली लड़ाई के ज़माने के मॉडर्न आदमी थे। सुबह आँख खुलते ही घंटी बजाते। सफ़ेद कोट पतलून और साफे से लैस फुल्ली आया का लड़का घसीटे छोटी हाजिरी लेकर हाजिर होता। ठीक 8 बजे बड़ी हाजिरी पर बैठते। बेटी बेटा साथ होते, पर लेडी गिरिराज अंडा बिस्कुट समाज में कभी न बैठी। परम कट्टर छूत पाक वाली न होते हुए भी मांस मछली से उन्हें परहेज था। बशीरत चपरासी के बाप मुन्ने बावर्ची को हफ्ते में 2 दिन ड्यूटी देनी पड़ती थी। घर के निचले हिस्से में विलायती रसोई थी। एक तरह से कहना चाहिए कि नीचे का पूरा घर ही विलायती था। वहाँ लेडी गिरिराज के बजाय फुल्ली आया का साम्राज्य था। फुल्ली पहले अंग्रेजी कोठियों में काम करती थी। अंग्रेजी ढंग से हिंदुस्तानी बोलती है।
अंग्रेजी घर के कायदे जानती है। छोटी बड़ी हाजिरी, लंच, डिनर, चाय सबका समय साधती थी। इसलिए गिर्राज बाबू के नियम से 2 पेग खाने के पहले चुस्कियों में मर्यादा करते थे। फुल्ली उसका इंतजाम भी बखूबी ही कर देती थी। इसलिए आमतौर पर मजाक मजाक में ही मशहूर हो गया था कि राय बहादुर साहब से कोई काम करवाने के वास्ते बजाय लेडी गिर्राज के लेडी फुल्ली की सिफारिश ज़्यादातर पुरअसर होती है। वैसे राय बहादुर गिर्राज में किसी ने भी कोई ऐब की बात नहीं देखी सुनी थी। अगर ऐब था यही कि वे मॉडर्न थे। चुरूट मुंह में लगाए बगैर वे बात नहीं कर पाते थे। अगर कोई हिंदी सभा का चंदा मांगने आए तो उससे अकड़ कर कहते थे कि मॉडर्न जमाने में गंवारू भाषाओं का उद्धार करना हिमाकत की बात है। धर्म के संबंध में पहले तो वे ये कहा करते थे कि ये ढोंग और पागलपन की वस्तु है, मगर बाद में उसे इंडियन कल्चर का एक सनातन रूप मानकर सहन कर जाते थे। गिर्राज साहब थोड़ा बहुत लेने देने का काम करते थे और उसकी बदौलत उन्होंने हैसियत भी बनाई। अच्छा मॉडर्न ढंग का मकान बनवाया, उसका नाम द नाइटिंगेल रखा। मोटर खरीदी, सदा 2-4 नौकर पाले, घर से लेकर दफ्तर तक घड़ी साध कर सबसे ड्यूटी करवाई। पत्नी को भी मिलने के वास्ते फुल्ली के द्वारा उनसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था। लेडी इससे जल फूक गई कि मैं फुल्ली से भी गई बीती हो गई। लेडी गिर्राज ने अपने फूहड़पन में उनके ऊपर एक बहुत बड़ा लांछन लगा दिया। राय बहादुर साहब सिद्धांततः और स्वभावतः अवैध रिश्तों से नफरत करते थे। इसलिए अपनी पत्नी के द्वारा झूठा लांछन लगाए जाने के बाद फिर उन्होंने कभी उनका मुंह न देखा। बड़ी लड़की के विवाह के अवसर पर उन्होंने कन्यादान इसलिए स्वयं न किया कि उन्हें पूजा के पटेरे पर अपनी पत्नी के साथ बैठना पड़ता। इसके बाद 2 वर्ष में लेडी गिर्राज घुल घुल कर मर गईं, मगर मरी भी तो नियति के साथ षड्यंत्र करके ठीक इनके रिटायरमेंट होने के दिन। राय बहादुर गिर्राज को बहुत शिकायत हुई। अपने बेटे बेटी से कहा, तुम्हारी मम्मी को कभी टाइम का सेंस नहीं रहा। अगर मरना ही था तो कल सुबह मरती, परसों सुबह मर सकती थी, आज शाम को दफ्तर में मेरी फेयरवेल पार्टी हो जाने के बाद कभी मर सकती थी। जिंदगी में एड्रेस पाने का ये पहला मौका आया था, सो इस तरह तबाह बर्बाद कर दिया, इडियट कहीं की। इसके बाद मरने वाली तो खैर मर ही चुकी थी, मगर जो भी मातम पुरसी के लिए मुंह बिसोरते हुए आए उन्हें भी राय बहादुर साहब की डांट खानी पड़ी। जो कहता कि साहब सुनकर बड़ा दुख हुआ, उससे ही कहते आपको दुख करने की ज़रूरत क्या है, मुझे कोई दुख नहीं हुआ। जो आदमी पैदा होता है उन सबको एक साथ फौरन मर जाना चाहिए। जाइए, मेरे यहाँ मातम पुरसी के लिए आने की ज़रूरत नहीं है। छोटी लड़की की शादी उन्होंने पत्नी की मृत्यु के 3 महीने बाद अपूर्व निश्चय के अनुसार ही की। स्वयं ब्याहने वाली लड़की को और उनके पुत्र को इसमें आपत्ति थी, मगर उन्होंने किसी की एक न सुनी। कहा, आई हैव नो रिगार्ड फॉर योर मम्मी, शी वाज ए परफेक्ट फूल। लड़की की शादी बड़ी धूमधाम से की। एक आईसीएस के बेटे को अपना दामाद बनाया और बहुत कुछ दान दहेज देकर रिटायर होने के बाद भी रोब जतलाया। लड़का रमेश तब एमए फाइनल में पढ़ रहा था। नामी, तेज था, सदा फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड रहा। एमए के बाद आईएएस में बैठने वाला था। लड़की वाले अनेक व्यक्ति रमेश की मांग करने के लिए राय बहादुर की सेवा में आने लगे। राय बहादुर गिर्राज को अब मातहत करलकों पर न सही तो बेटी वालों पर ही चुरूट का रोब झाड़कर भरपूर संतोष मिल जाता था। दहेज के मामले में वे पक्के मॉडर्न थे, यानी 25,000 मांगते थे। एक आध पिछले जानकार ने दुहाई दी कि आप तो दहेज के विरुद्ध थे, उसको पुरानी प्रथा बतलाते थे, तो बोले, साहब जब मुझसे बड़े अफसर आईसीएस आदमी यानी मेरे समधी साहब दहेज लेने को मॉडर्न प्रथा मानते हैं तो मैंने भी अपने विचार बदल दिए हैं। निहायत साइंटिफिक बात यह है कि आपको दामाद चाहिए और मुझे 25,000 रुपया। मेरा रमेश आईएएस पास करेगा। आप अपनी लड़की का फ्यूचर देखकर अगर इतनी रकम देना स्वीकार करते हैं तो बैठिए, वरना मेरी कुर्सी की गद्दी मैली मत कीजिए। वे ऐसी लड़की चाहते थे जो सुंदर हो, बीए हो, गाती नाचती हो, सीना पुरोना जानती हो, अंग्रेजी में फटाफट बात कर सकती हो, अफसर किस्म के मॉडर्न मेहमानों की खातिर करने में तमीज़दार हो और ऊपर से उसका बाप नकद 25,000 रुपये भी दे जाए। बिरादरी के कई अच्छी हैसियत वाले बेटियों के बापों के चेहरे राय बहादुर गिर्राज के चुरूट की अकड़ से धुआं धुआं हो गए। एक दिन इनके द्वारा नौकर रखाए गए पुराने मातहत एक सजाती बाबू देवी शंकर पधारे। गिर्राज की महिमाओं का बखान करते हुए उन्होंने कहा, सर मैं आपकी चॉइस को जानता हूँ और एक लड़की मेरी नज़र में है। इन बाबू के साथ उन्होंने रीता को देखने का अवसर पाया। रीता राय साहब चमन लाल की इकलौती बेटी थी। राय साहब चमन लाल ने अपने ज़माने में बड़े ऐश बड़े नाम किए। वे शहर की तवाइफों के सरताज थे, रेस के घोड़ों के सरपरस्त थे और बड़े ही औला पौला आदमी थे। अपने जीवन काल में लाखों कमाए और लाखों फूके। एक लड़की हुई, उसे बड़े लाड से पाला पोसा पढ़ाया। हाई स्कूल तक रीता ने परीक्षाओं तथा वाद विवाद और नृत्य प्रतियोगिताओं में अनेक पुरस्कार प्राप्त कर अपने पिता को संतुष्ट किया था।
राय साहब विधुर थे। रीता की एक विधवा मौसी उनकी लड़की की देखभाल करने के लिए उनके यहाँ रहती थी, सो तब सब तरह से उनकी ही हो गई थी। राय साहब ने आंख मूंद कर अपना घर अपनी रक्षिता साली को सौंप रखा था। बाद में राय साहब चमनलाल की जन्म कुंडली के ग्रह नक्षत्र पहटे। बड़ा घाटा आया। दिवालिया होने की नौबत आ गई। अपनी लड़की के वास्ते कुछ रकम बचाने की नीयत से उन्होंने एक बंगला अपनी साली के नाम से खरीदा और लगभग 1 लाख रुपया नकद और जेवरों के रूप में बचाकर उसी के नाम से जमा करवा दिया। फिर राय साहब दिवालिये हो गए और जिस दिन उन्हें अपनी महल नुमा कोठी सदा के लिए छोड़नी थी, उस दिन उन्होंने गहरे नशे में अपनी कनपटी पर रिवाल्वर लगकर अपनी इहलीला समाप्त कर ली। राय साहब की मृत्यु के बाद मौसी सयानी हो गई और रीता अनाथ। लड़की देखने गए तो उसकी 2 चोटियों में तितलियों जैसे रिबन देखकर राय बहादुर साहब के पेंशन प्राप्त जीवन में नई रस की गुलाबी आई। अनेक वर्षों का सोया हुआ मॉडर्न पत्नी का अभाव जाग उठा। लड़की रीता बातचीत में तेज, आंखें नचाने में बाकमाल और हंसने में बिजली थी। देखकर लौटे तो रास्ते में देवी शंकर से बोले, लड़की तो अच्छी है और दहेज का भी मुझे कोई खास नहीं, क्योंकि तुम जानते ही हो मैं इन सब मामलों में बड़ा मॉडर्न हूँ। खाली एक प्रयोजन है कि क्या नाम के तुम्हारा ख्याल है देवी शंकर, अभी तो मैं शादी कर सकता हूँ। देवी शंकर राय बहादुर को घूरने लगे। मुंह पर खुशामद से हाँ के बजाय ना भला क्यों करते। मौसी के लिए इससे बढ़कर कोई शुभ संवाद न हो सकता था। 18 वर्ष की आयु की रीता 56 वर्षीय राय बहादुर गिरिराज किशन की पत्नी बनी और इसके बाद की तमाम बातें अपने क्रम में बढ़ गईं। रीता ने प्रथम दिन से ही अपने पति से कोई संबंध न रखा। हठपूर्वक अपने कमरे के अंदर बंद रही। राय बहादुर रुपए पैसे गहनों और खुशामदों की बड़ी बड़ी नुमाइशें लगाकर हार गए। फिर एक दिन फुल्ली ने बतलाया कि रमेश और रीता राय बहादुर द्वारा स्थापित संबंध को भूलकर परस्पर नया संबंध स्थापित कर रहे हैं। राय बहादुर आग हो गए। रमेश तब एमए के अंतिम वर्ष में पढ़ रहा था। पिता ने क्रोध में अंधा होकर उस पर प्रहार किया और घर से निकाल दिया। रीता अब भी उनकी न हुई। रमेश को 2 महीने बाद ही दिल्ली में कोई नौकरी मिल गई और उसके महीने भर बाद ही रीता राय बहादुर के घर से गायब होकर दिल्ली पहुंच गई। जाने से पूर्व वह एक अलबेला काम कर गई थी। मोहल्ले के 50 घरों में हर पते पर उनका लिखा पोस्ट कार्ड उनके गायब होने के दूसरे ही दिन पहली डाक से पहुंचा दिया। उसमें मात्र इतना ही लिखा था, बाबू गिरिराज कृष्ण ने मुझे ज़बरदस्ती अपनी पत्नी बनाया था, मगर मैंने उन्हें कभी अपना पति न माना और न अपना धर्म ही दिया। विवाह से पहले मुझे बतलाया गया कि मैं उनके पुत्र को ब्याही जाऊंगी, तब से मैंने उनके पुत्र को ही अपना पति माना। इस घर में आकर भी उन्हें ही भगवान की साक्षी में अपने को सौंपा और अब मैं अपने पति के पास ही जा रही हूँ। रीता के भागने से राय बहादुर बाबू गिरिराज किशन को इतना कष्ट नहीं पहुंचा जितना कि उसके द्वारा भेजे गए इस सार्वजनिक पत्र से वे दुखी हुए। इसके बाद राय बहादुर का जीवन बदल गया। उनमें पूजा पाठ और आस्तिकता की भावना जगी, साथ ही अकेलापन भी हट पकड़ गया। पिछले 8 वर्षों में वे एक दिन भी अपने घर से बाहर निकलकर कहीं न गए। लेन देन का काम करते थे, वह भी धीरे धीरे समाप्त कर दिया। मोहल्ले में किसी से भी संपर्क न रखा। पिछले दिनों से बीमार थे, मगर मोहल्ले वाले उनकी हालत देखने पूछने भी न आए, जाते और मिलते भी नहीं थे। अचानक मेरे पास अब यह पत्र आया। हम सभी मोहल्ले वाले एकाएक यह निर्णय न कर पाए कि इस स्थिति में क्या करना चाहिए। वैद्य जी और बड़े बाबू इस पक्ष में थे कि पुलिस को सूचना दे दी जाए और इस पत्र को लिखी हुई बातों का अमल भी कानून के हाथों ही हो, परंतु मैं तो मृत व्यक्ति की अंतिम इच्छा पूरी करने के पक्ष में था। राय बहादुर कैसे भी रहे हों इसी मोहल्ले के थे। कईयों को उन्होंने कभी नौकरियां भी दिलाई थीं, उपकार किया था। इंजीनियर साहब भी मेरे ही मत के थे। बाद में सभी राजी हो गए। मोहल्ले के एक मित्र के पास रमेश का पत्र आया करते थे, उसी से पता लेकर तार भेजा गया, जिसमें ये स्पष्ट लिख दिया गया था, यदि कल प्रातःकाल तक तुम स्वयं अथवा तुम्हारा पत्र उत्तर न आएगा तो राय बहादुर की अंत्येष्टि क्रिया मोहल्ले वाला द्वारा ही पंचनामे से संपन्न कर दी जाएगी। सुबह 4 बजे तार का जवाब आया कि रमेश टैक्सी द्वारा दिल्ली से चल रहा है और सुबह तक पहुंच जाएगा। प्रातःकाल करीब करीब सभी मोहल्ले वाले राय बहादुर के घर पर उपस्थित थे। तभी टैक्सी दरवाजे पर रुकी। रमेश, रीता और 3 बच्चे उतरे। रमेश के मुंह पर तो सामाजिक लज्जा और संकोच की मलिन छाया थी, परंतु रीता का चेहरा सतेज और निर्विकार था। रीता के आने का संवाद पाकर अनेक स्त्रियां कौतूहल बसा गईं। रीता ने राय बहादुर की लाश के पास जाकर अपनी चूड़ियां तोड़ी और मांग का सिंदूर पोंछा। रमेश ने पिता का अंतिम संस्कार किया। स्त्रियां रीता से तरह तरह के प्रश्न करती थीं, परंतु वह कोई उत्तर न देती थी। क्रियाकर्म इत्यादि में राय बहादुर के सजातीय नाते रिश्तेदार आदि बहुत कम आए।
ब्रह्मभोज में गरीबी से एकदम टूटे हुए ब्राह्मण ही आए। किसी प्रकार क्रियाकर्म समाप्त हुआ। रमेश के वहाँ से चलने का समय आया। मैंने राय बहादुर के अंतिम पत्र के अनुसार संभ्रांत मोहल्ले वालों के साथ रीता रमेश को बुलाकर सबके सामने उनका वह अंतिम पत्र पढ़ा और वह तकिया जो मुहरबंद पेटी में मैंने रखवा दिया था खुलवाया। फुल्ली और नौकरों को राय बहादुर की इच्छानुसार रुपए दे दिए गए। राय बहादुर की अंतिम मांग पर रीता का निर्णय सुनने के लिए हम सभी उत्सुक बैठे थे। रीता बोली, मैं धर्म और ईश्वर के सम्मुख सच्चरित्र हूँ। मैंने अपने तन मन से उन्हें सदा ससुर ही माना। धार्मिक कानून की जिस मजबूरी से उन्होंने अपनी पत्नी बनाया था उसे मैंने विधिवत उनकी लाश को सौंप भी दिया। उनकी चूड़ियाँ उनका सिंदूर उन्हें सौंपा। लेकिन मेरी चूड़ियाँ मेरा सिंदूर अच्छे है कहकर उसने देर से अपने हाथ के नीचे दबी हुई रुमाल की पोटली को उठाया। उसमें हरी चूड़ियाँ थीं और एक चांदी की डिबिया थी। चूड़ियाँ पहनी और डिबिया खोलकर रमेश की ओर देखते हुए बोली, जिन्होंने मेरी गोद भरी है, जिन्होंने मेरी मांग भी भरी है, लीजिए मेरी मांग भर दीजिए। रमेश ने रीता की मांग में सिंदूर की रेखा खींच दी। फिर रीता बोली, घर के संबंध में मुझे केवल यही कहना है कि अगर आप 5 पंच मुझे दुष्चरित्र मानते हो तो उसे धर्मशाला बना दीजिए। हम में से कोई खम ठोक कर एकाएक ये नहीं कह पाया कि रीता दुष्चरित्र है। मैंने अनुभव किया कि सभी के मनों को इस प्रश्न से धक्का लगा था। अपने परंपरागत धार्मिक सामाजिक संस्कारों के कारण हम रीता को सच्चरित्रा मानने से भी मन ही मन हिचकते थे, पर यूं क्या कहें। रीता हमारी हिचक पर एक बार कहकर उठ गई। उसने कहा, मुझे राय बहादुर साहब का घर और 10,000 रुपये पाने की इच्छा नहीं। मेरे पति ने मुझसे सुहाग की छांव दे रखी है, लेकिन मैं आपके सामने कसौटी रखती हूँ। बोलिए, घर किसका है? घर को छोड़कर बाकी सब सामान के साथ रमेश, रीता और उनके बच्चे दिल्ली चले गए। हम अभी तक कोई निर्णय नहीं कर पाए। घर की चाबी मेरे पास है। वह तोले 1.5 तोले का लोहे का टुकड़ा इस समय मेरे मन प्राणों का बोझ बना हुआ है। और दोस्तों, ये कहानी जो है अमृतलाल नागर द्वारा 1961 में एक दिल हजार अफसाने में संकलित है। ये कहानी देखिए किस तरह संबंधों पर आधारित महत्वपूर्ण कहानी है और लेखक ने किस तरह से एक अपने समय की समस्या को उठाया है, जिसमें एक पत्नी के मर जाने के बाद कैसे जो है अधेड़ पुरुष, या यूँ कहें कि एक उम्र सीमा के बाद के पुरुष अपने से काफ़ी छोटी लड़की से शादी करके लाते हैं, लेकिन वो लड़की कभी उन्हें अपना पति नहीं मानती है और उनके पुत्र को अपना पति मान लेती है। तो कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।